आपको बड़ा अचंभा होगा ये सुनकर कि दोनों वर्ग हजारों सालों से दबाए गए। महिला वर्ग का शोषण हुआ और धर्म ग्रंथों में भी ऐसा लिखा गया कि महिला और शूद्र यानी कि दलित वर्ग जो है उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति जो किताब है उसमें मैंने खुद पढ़ा, उसमें लिखा गया है कि जो शूद्र वर्ण है और महिला जो है इनका जन्म केवल इसीलिए हुआ है कि ये लोग उच्च वर्णों की सेवा कर सकें। तो इनके साथ हमेशा से इन पर शोषण हुआ, इनका इन पर अत्याचार हुआ हमेशा से, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और लाइमलाइट में मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुए महिला और दलित जब एक समझौता होता है, पूना समझौता। कोई जानता है पूना समझौता को? हाँ, पूना पैक्ट, एक्ट नहीं पैक्ट, पूना पैक्ट। गांधी जी और अंबेडकर के बीच वो समझौता था, है ना? नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। जेल में, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं पूरी कहानी से बताता हूँ आपको, सुनना। काम की बात है आपकी, अच्छी काम की बात है। 1919 में एक अधिनियम लागू हुआ, आपके तो है भी अधिनियम 1919 वाला। क्या नाम है उस अधिनियम का? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मार्लियामेंटो तो 1909 वाला है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जब लागू हुआ, उसमें यह कहा गया था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी? समीक्षा का मतलब समझते हो? देखेंगे कि इसके कितने फायदे हुए, इसको लागू रखना है कि नहीं रखना, है ना? उसकी समीक्षा के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन गठित किया जिसका नाम था साइमन कमीशन। कमीशन सर साइमन इसके अध्यक्ष थे तो नाम पड़ गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और उसका एक जायज सा कारण था कि साइमन कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो विरोध किया इन्होंने। हम भारतीयों ने, हमने कहा कि साइमन कमीशन गो बैक, नारे लगे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज के कारण उनकी मौत भी हुई थी। और बाकायदा लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगी। एक एक लाठी जो मार रहे हैं ना, वो अपना ताबूत बना रहे हैं और उस ताबूत में जो कीलें लग रही है ना, वो मेरे शरीर की लाठियां हैं जो मेरे शरीर पर पड़ रही हैं। ये बात उन्होंने कही। बाद में लाजपत राय जी की मौत भी हो गई। इन सब विरोधों के बावजूद साइमन कमीशन ने अपनी समीक्षा जो भी थी, सर्वे उसका जो था वो कंप्लीट किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी 1929 में। वो जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन आयोजित हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिनको आप बोलते हो, गोलमेज सम्मेलन बोलते हो। पहला आयोजित हुआ 1930 में। रेमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। भाग लेने, अब उन्होंने भारतीयों के लिए कानून है तो भारत के लोगों को तो बुलाना ही पड़ेगा, तो भारत के जो बड़े संगठन थे, जो बड़े नेता थे, उन सभी को बुलाया गया। हम देखते हैं कि रियासतों की तरफ से पक्ष रखने गंगा सिंह जी भी गए थे, इधर अंबेडकर ने भी भाग लिया, गांधी जी ने भी भाग लिया। अंबेडकर एक बहुत महत्वपूर्ण इस दौर में एक महत्वपूर्ण से आदमी हो गए थे और पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उस समय एक आंदोलन चल रहा था कांग्रेस का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसकी वजह से भाग नहीं लिया। अब कांग्रेस उस समय एक बहुत बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, बहुत सारे लोग उसके समर्थक थे, तो अगर कांग्रेस भाग नहीं ले रही है तो मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े तबके का नेतृत्व करता उसमें भाग नहीं ले रहा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ 1931 में। 1931 में जब दूसरा राउंड टेबल समिट आयोजित हुआ, उसमें अंबेडकर भाग ले रहे थे। इधर से अंबेडकर ने तो तीनों में भाग लिया था, गंगा सिंह जी ने भी तीनों में भाग लिया था, और उसी में भाग ले रहे थे गांधी जी, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था एक। उस समझौते के तहत गांधी जी ने कहा था कि हम आंदोलन नहीं करेंगे और भाग लेंगे, लेकिन उनकी गांधी जी की भी कुछ मांगे स्वीकार की थी उन लोगों ने, है ना, तो गांधी जी गए। वहां एक बात पर दोनों के, दो पक्षों के बीच तकरार हुए। पक्ष ये था कि दलित नेता कौन है। गांधी जी ने कहा कि मैं अपने देश के दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं नेता हूं दलितों का, मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो दलित अलग थोड़ी है। अंबेडकर ने कहा कि दलितों का प्रतिनिधित्व मैं हूं। सवाल यह था कि अंग्रेज किसकी माने। अंबेडकर भी कह रहे हैं कि वो दलितों के प्रतिनिधि है, इधर गांधी जी भी कह रहे हैं कि वो दलितों के प्रतिनिधि हैं। समस्या होगी पैदा। अब निर्धारित तो करना ही है कि कौन नेता है, और निर्धारित होगा उनके तर्कों से। दोनों पक्ष तर्क देते हैं। अंबेडकर 22 डिग्रियां थी अंबेडकर के पास, गांधी जी के पास 2-3 थी, एक बैरिस्टर की थी, एक एलएलबी की थी, ले दे के 2-3 डिग्रियां थी। और उनके पास डिग्रियां भी ऐसे वैसे नहीं, बीएसटीडी यूनिवर्सिटी में गया, रुपया देकर डिग्री लिया, ऐसा कोई काम नहीं था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उनके पास इकोनॉमिक्स के, फिलोसफी के, है ना, इनकी डिग्रियां थी बहुत। 22 डिग्रियां अपने आप में बहुत हो जाती हैं। विद्वान पुरुष थे खूब। कहते हैं कि 8-8 साल की डिग्रियां उन्होंने 2-2 साल में पूरी की थी। अपने समय में 20-20 घंटे पढ़ा करते थे अंबेडकर। उनके जैसा पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट शायद ही हुआ होगा, है ना। तो अंबेडकर ने अपने तर्क दिए। अंबेडकर ने तर्क दिए तो उन तर्कों के, अब 22 डिग्रियों वाला आदमी कोई तर्क करेगा
तो गांधी जी जैसे थोड़ी टिक पाएंगे, ये तो सामान्य सी बात है। तो मतलब अंबेडकर के तर्कों के सामने गांधी जी नहीं टिके, और वकील भी एक नंबर के थे अंबेडकर, अब नहीं टिके अंबेडकर के तर्कों के सामने गांधी जी। तो ये तय हो गया कि दलितों का प्रतिनिधित्व तो अंबेडकर ही करते हैं। तो पूछा अंग्रेजों ने कि बताओ दलितों के लिए क्या चाहिए, तो फिर अंबेडकर ने कहा कि मुझे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए? पृथक निर्वाचन क्षेत्र समझते हो? अलग से क्षेत्र हो जहां दलित बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से दलित ही चुनाव लड़ेंगे और वहां से दलितों के प्रतिनिधि जो हैं वो असेंबली में चुन के आएंगे, ताकि वो अपने तबके का पक्ष रख सकें, पिछड़े वर्ग का पक्ष रख सकें। क्योंकि वैसे अगर सामान्य चुनाव हुए तो किसी दलित की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी उच्च जाति के आदमी के सामने चुनाव लड़े, और लड़ भी लेगा तो हार जाएगा, है ना। तो आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दोगे, एक एरिया फिक्स कर दो कि इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो दलित लड़ेंगे, ताकि वो अपना जो है अपनी बातें रख सके सदन में। अंग्रेजों ने कहा ठीक बात है। क्योंकि प्रभावित तो अम्बेडकर से पहले ही हो गए, पूरा जो गोलमेज सम्मेलन के सदन जो था उसमें बैठे जो लोग थे वो सारे प्रभावित हो गए थे, तो उन्होंने अपनी मांगे मनवा ली, और उन्होंने अंग्रेजों ने मोहर लगा दी कि ठीक है इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। गांधी जी की गड़बड़ हो गई। गांधी जी ये चाहते थे कि वो पूरे तबके का नेतृत्व वो ही करें। दलित अगर अलग हो गए तो दलित एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या, वो अपने पीछे से अपने समर्थकों को खो देंगे, और भी बहुत सारे उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। गांधी जी इस बात से नाराज हुए। गांधी जी, आपने पढ़ा ही होगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से बीच में आ गए थे, छोड़ के आ गए थे, इसी वजह से आए थे क्योंकि उनकी बात कोई नहीं मानी गई थी, अंबेडकर की बात मान ली गई थी। वापस आए, आके कहा कोई समझौता नहीं है, मैं तो वापस आंदोलन करूंगा। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करूंगा। अंग्रेजों ने पकड़ा गांधी जी को, जेल में डाल दिया, पूना की यरवदा जेल में बंद थे। अब उनको जेल में और बंद कर दिया, ना तो वो आंदोलन कर सकते हैं, कुछ भी गांधी जी के तरीके से नहीं हो रहा। जब सारी चीजें गांधी जी के तरीके से नहीं हो पा रही थी तो फिर गांधी जी को और तो कुछ सूझा नहीं। वो जो मांग थी अंबेडकर की, उस मांग को अंग्रेज तो डिनाई करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उनसे तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में मनवाई है। अब एक ही तरीका था कि अंबेडकर खुद अपनी मांगों को वापस ले। अंबेडकर खुद अगर अपनी मांग को वापस लेते हैं तो ही गांधी जी की बात रह सकती है, नहीं तो नहीं रहती। गांधी जी ने कहा कि भैया आप तो रोटी खावा नहीं पानी पिया, जब तक अंबेडकर अपनी मांग वापस नहीं लेते। मतलब उन्होंने आमरण अनशन किया, है ना। अनशन है टिल डेथ, जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक अपने तो भाई ना तो कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। अब इस बात से बाहर हड़कंप मच गया, क्योंकि गांधी के समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी थी, और गांधी जी के समर्थक ये चाहते थे कि अंबेडकर अपनी मांग को वापस ले ताकि गांधी जी की जान बचाई जा सके। उनके समर्थक पहुंचे अंबेडकर के पास कि जी देखो, इतने बड़े देश के नेता हैं, इन्होंने इतने बड़े आंदोलन किए देश के लिए, राष्ट्रवादी, आपको करना चाहिए, आप बाद में देख लेंगे, आप एक बार वापस ले लो। वो जिद पे अड़ गए हैं गांधी जी, तो आप वापस ले लो। अंबेडकर ने एक बात कही कि भाई जी, गांधी आज काल मर तो आज मरे, आपन पर कौन पड़े, और एक को नहीं 1000 गांधी भी मर जाएंगे ना तो भी अपने फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अंबेडकर ने कहा कि जिस तबके का उद्धार करने का मौका मुझे मिला है, जो हजारों सालों से दबाया गया तबका है, उसका उद्धार करने का मौका मिला मुझे, वो मैं सिर्फ इसलिए गवा दूं कि गांधी जी की जान बचानी है, तो अपने से तो नहीं होगा। गांधी जी जैसे भले ही 1000 मरे, अपने फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्योंकि रास्ता एक ही है, अंबेडकर मानेंगे तो ही जान बचेगी गांधी जी की। क्योंकि इतने बड़े नेता ने ये घोषणा कर दी है कि भाई अपने आमरण अनशन है, अब उस अनशन को बिना मांग मनवाए वापस लेंगे तो बेइज्जती गांधी जी की, ये भी तो समस्या है। तो मांग भी तो मनवानी है, और तरीका एक ही है कि अंबेडकर अपनी मांग वापस ले अंग्रेजों से। फिर दोबारा कस्तूरबा गांधी जी गई और अंबेडकर को जाके कहा कि क्या आप जातिवाद जातिवाद करते रहते हो, आप करते हो, हम थोड़ी करते हैं। देखो, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अंबेडकर को राखी बांध दी कि मैंने भाई बना लिया, मैं ब्राह्मण हूँ, और देखो आप नीची जाति के, फिर भी मैंने भाई बना लिया, हमारे तो जातिवाद है ही नहीं, तुम ही कर रहे हो, यही कहा उनको। और मैं आपको अपना भाई मान चुकी हूँ। सनातन धर्म ये कहता है कि प्रत्येक भाई का ये कर्तव्य है कि वो अपने बहन के सुहाग की मेल रोडियन बचा ले, सासीलाम। हाँ, मतलब अंबेडकर पर इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। फिर भी आप देखो वो आदमी कितना मजबूत रहा होगा, वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ कि नहीं रोडिया भले कितने में देखो भाई, ऑनलाइन वालों बुरा मत मानना, अरे भाई चला चलू ना दे रहे, कोई कैसे राष्ट्रपिता का अपमान कर दिया, कोई लट लेके आ जाओ मारने हाँ, ध्यान रखिए अपने तक सीमित रखना रहे हाँ, यूट्यूब पे मत डालना इसको। हाँ, बाद में गुरु जी कोई मजाक वाली बात की गिर देंगे, ये ना हुए आवड़गी नहीं यूट्यूब पर तो मुद्दा बन जाए, मुद्दा पे दिव्य कीर्ति जी के बेचारा गलमारी
विकास दिव्य कीर्ति, आपने सुना वो विकास दिव्य कीर्ति जी वाला मुद्दा? हाँ, केटा कहे कोई बात तो सही कही बेचारा, लेकिन गड़मा आगे मांगे है तो बिया ना जे वे तो तगड़ो सिस्टम में मांगू दे लियो, मैंने दे दी और को नहीं आसिलाम राष्ट्रपिता है गांधी जी है ना। हाँ, तो अम्बेडकर टस से मस नहीं हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, दलितों की कुछ बस्तियां थी मुंबई में, उनको जिंदा जलाया जाने लगा, दलितों को आग लगा, रात को सोते सोते थे अपने झोंपड़ों में, उनको जिंदा ही जलाने लगे, कहीं से उन पर लाठियां चलाने की घटनाएं सामने आने लगी, मतलब मारने लगे। अब ये प्रेशर बनाना था अम्बेडकर पे इनडायरेक्टली, भुजबल के आधार पर, है ना। वैसे तो मान नहीं रहे अम्बेडकर, इमोशनल ब्लैकमेल करके देख लिया, लोगों ने वार्ता करके देख ली, है ना, चित्तरंजन दास जैसे, मोतीलाल नेहरू जैसे बहुत सारे नेता उनसे मिलके आए थे, नहीं माने वो। अब मान नहीं रहते तो फिर उन्होंने कहा कि जिनके लिए ये अधिकार ले रहा है उन्हीं को नहीं छोड़ेंगे अपने, फिर क्या करेगा अधिकारों का, है ना। तो दलितों की बस्तियों को जलाया जाने लगा। अम्बेडकर इस बार दबाव में आए और अम्बेडकर ने सोचा कि जिनके लिए अधिकार लिए हैं वो जिंदा ही नहीं रहेंगे, अधिकारों का करेंगे क्या, जिंदा रहना तो जरूरी है। तो फिर वो समझौते के लिए राजी होते हैं और समझौते में उनका पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को अम्बेडकर ने वापस लिया, उसके बदले में जन्म हुआ रिजर्वेशन का, आरक्षण का। और मैं ये भ्रांति दूर करना चाहता था आरक्षण वाली, आरक्षण अम्बेडकर ने नहीं, गांधी जी ने दिया है। अम्बेडकर ने तो क्या लिया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसके बदले में उनको क्या मिला है, आरक्षण। ये तय किया गया कि इतनी प्रतिशत से, और मैं राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे आरक्षण की बात नहीं कर रहा, नौकरियों वाले की। और राजनीतिक आरक्षण तो 10 साल के लिए मिला था। ये कहा गया था कि भाई 10 साल के बाद अगर सरकार चाहे, उसको उचित लगे तो इसको बंद कर सकती है, लेकिन वो आज तक बंद नहीं हुआ। इवन मोदी जी की सरकार ने भी 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको और बढ़ा दिया 10 साल के लिए, अब 2029 तक है, 2029 में और संशोधन होगा, ये 10 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। ऐसा होता रहता है, उसका एक कारण है, गहरा कारण है। अगर, हाँ बिल्कुल, वोट नहीं, वही तो है, अगर ये आरक्षण खत्म कर दिया जाता है, जो राजनीतिक आरक्षण है सीटों वाला, वो इससे क्या होगा, दलितों का प्रतिनिधित्व कम होगा, समझ रहे हो। जहां से रिजर्व सीटें हैं वहां से लोग जीत के जाते हैं एससी एसटी के, अब वहां से जब एससी एसटी के लोग जीत के नहीं जाएंगे तो उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, फिर तो उनको लगेगा कि अपना तो कोई आदमी नहीं है रे, जो जिता के उनकी अलग पार्टियां बनेंगी, वो अपने लोगों को अलग जिताने लगेंगे। वोट बैंक किसका टूटा, बड़ी पार्टियों का, बीजेपी का, कांग्रेस का। वो नुकसान ना हो इसलिए कभी कांग्रेस ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, और इसीलिए मोदी जी ने भी 2019 में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की कि चलने दो रे, जैसे चल रहा है ठीक है, वोट नहीं टूटने चाहिए, सीधी सी बात ये है ना। तो उस आरक्षण का जन्म होता है इस तरह से। ये जब घटना हुई ना, पुनः समझो, इस ये जो समझौता हुआ अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, जो समझौता हुआ था, ये इस समझौते को पुनः समझौता कहते हैं, पुनः पैक्ट कहते हैं। इस समझौते के बाद दलितों के लिए लोगों ने कुछ करना शुरू किया। इस समझौते के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ बनाया, गांधी जी ने हरिजन नाम से समाचार पत्र निकाला, जितने भी काम किए गांधी जी ने वो इसके बाद करना शुरू किए उन्होंने। उनको पता लगा ये भी एक तबका है और इनकी भी कुछ मांगे जायज मांगे हैं। और मैं बात करूं महिला वर्ग की, तो महिलाओं को जो आगे बैठकर आज आप पढ़ रही हो, तो वो एक कानून था हिंदू कोड बिल, मैं चाहता हूं कि आप उसे पढ़ लें। मैं नहीं बताना चाहता उसके बारे में, जो जिज्ञासु हैं, जिनको जानने की इच्छा है, वो हिंदू कोड बिल पढ़ लेना। आप महिलाओं को आज पता है क्या है, महिलाओं को बराबर समानता का अधिकार है, बिल्कुल लड़के के बराबर है। और ये अधिकार भी इसी समय अंबेडकर ने दिया था, लेकिन हम नहीं जानते बहुत सारी चीजों को। हिंदू कोड बिल जब पेश किया अंबेडकर ने संसद में, तो कांग्रेस ने इसको अपोज किया, विरोध किया गया इसका। कानून मंत्री थे अंबेडकर उस समय, उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से, हालांकि वो कानून बाद में धीरे धीरे लागू हो गए थे। आज जो लड़कियां कहती है ना, मैं अपनी बता दूं, मेरी छोटी सिस्टर है, अब हमारे जितनी भी थोड़ी बहुत जमीन है ना, जितनी भी, जब भी कोई बात आती है दहेज की मान लो, तो मेरे को कहती है कि बड़ी गाड़ी लूंगी मैं दहेज में। तो मैं कहता हूँ बेटा बड़ी दे नहीं सकते, मैं छोटी सिस्टर को बेटा ही कहता हूँ, बेटा बड़ी तो दे नहीं सकते, तुम अल्टो अल्टो नाको लगा ली कोई छोटी मोटी। तो फिर नाना बेचारा भीड़ काट दे जमीन के, बेचारा के डोली काट दे बोले, मैं तो आधी लूंगा अगर गाड़ी मोटी ना दी तो। भले ये बात मजाक की है, लेकिन उनको अधिकार है कि वो चाहे तो बराबर ले सकते हैं पिता की संपत्ति में अधिकार। तो ये हिंदू कोड बिल की वजह से है। आप, मैं चाहता हूं कि जिन लड़कियों को आपको पढ़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, मैटरनिटी लीव, ये जो चीजें हैं ये कैसे मिली, इस पर आप गौर करें। आप पढ़े, जिज्ञासु बन के पढ़े, तब पता लगेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से क्या है, मैं तो बातों बातों में कुछ गलत कह दूंगा, ये यूट्यूब पे चढ़ा देंगे सर, फिर गड़बड़ हो जाएगी कुछ। इससे बढ़िया आप पढ़ लेना, है ना। मैं आपकी जो स्थिति है,
सबसे बड़ी बात, आप लड़कों के बराबर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसमें तो आगे और बैठे हो इस कक्षा में, तो ये किसकी वजह से हुआ, ये भी थोड़ा सा पढ़ लिया करो, है ना। कभी कभी यहाँ आ गया बात, आगे जिक्र आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं की स्थिति आजादी से पहले बहुत बुरी थी, दलितों की स्थिति बहुत बुरी थी। इन दो, ये जो तबके हैं, इन तबकों के लिए किसी ने काम किया, है ना, किसी समय। चलिए हम आगे बात करते हैं।